नमस्कार। लोकसभा के चुनाव की विवेचना की कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। और आज हम विवेचना करेंगे भागलपुर 26 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसका चुनाव सेकंड फेज में है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बारे में पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। इसमें 7 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। कुल 2243 जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी का पोर्टल है, उसको आप देखिए। उसके अनुसार 2243 2243 पोलिंग स्टेशंस हैं और 22,65,772 वोटर्स हैं जो इसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझना चाहिए वोटर्स को। उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इलेक्टर्स एंड पॉपुलेशन रेशियो। यह है 0:59। इसका मतलब हुआ कि हर 100 जो आबादी है, 100 लोगों की अगर आबादी है तो उसमें करीब 59 लोग वोटर्स हैं। एक इम्पोर्टेंट उसमें दिया हुआ है। यहाँ के सिटिंग एमपी श्री अजय कुमार मंडल है, जो जदयू से हैं, फिर उनको टिकट मिला है। पहले थोड़ा सा हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का लिटरेसी रेट 51.78 है, जो बिहार का एवरेज है, उसी हिसाब से है। यहाँ पर इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें ये है। 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बिहपुर एक, दूसरा गोपालपुर, पीरपैंती सुरक्षित है, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर। ये एक और दिलचस्प बात है कि ये बहुत ऐसा कम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका फैलाव उसी जिले में है। 2009 में यहाँ शाहनवाज हुसैन बीजेपी से चुनाव जीते थे, एमपी थे। हालांकि दोबारा फिर वो नहीं जीत सके या टिकट भी नहीं मिला। 2014 में शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, ये आरजेडी के कैंडिडेट थे, इन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि पूरे परिदृश्य में पिछले 2-3 साल से ये कहीं राजनीति में है नहीं, इसलिए इन्होंने टिकट के लिए भी प्रयास नहीं किया, तो ये सीट चला गया अलायंस में, इंडिया अलायंस के कांग्रेस के खाते में। और 2019 का चुनाव श्री अजय कुमार मंडल जी ने जीता था। जो लोकसभा का क्षेत्र है या विधानसभा का जो क्षेत्र है, उस विधानसभा का क्षेत्र सॉरी, हमने 7 कह दिया था, 6 ही है। उसमें बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर है। यहाँ थोड़ा सा कास्ट कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लीजिए, क्योंकि आप माने न माने, बिहार में और देश के अन्य हिस्सों में भी जाति एक प्रमुख फैक्टर, एक प्रमुख पैरामीटर होता है। यहाँ पर मुस्लिम की आबादी बहुत अच्छी आबादी, खास करके नाथनगर के इलाकों में, शहर में भी, सबौर वगैरह जो इलाका है उसका, तो 16.8, यानी जो मुस्लिम की ओवरऑल आबादी बिहार में 11% है, उससे यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है। 16.8 मतलब आप 17% आप मान लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो आबादी है वह मंडल्स के, गंगौता एक उपजाति होता है गंगौता, उसकी आबादी गंगा के इस बेल्ट में बहुत अच्छी आबादी है, और यह आबादी लगभग 16.5%, 17% के आसपास है। इसलिए आप देखेंगे कि इन इलाकों में जो एमएलएज हैं, खास करके जनरल सीट पर, उसकी अच्छी संख्या। बुलो मंडल भी उसी जाति से आते थे। एक गोपाल मंडल जी हैं, नीरज कुमार नाम है, गोपाल मंडल बड़े फेमस, हमेशा चर्चा में रहते हैं। नीरज कुमार, वो भी इसी जाति से हैं। तो उनका नाम है नरेंद्र कुमार नीरज, और गोपाल मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। गोपालपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से है।
यादव की आबादी भी बहुत अच्छी है, करीब 10% आबादी है। इसके अलावा फिर वो मिला जुला सब है उसमें। तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन है इस लोकसभा क्षेत्र का। इसके अतिरिक्त एक चीज पर और आज विचार विमर्श होना चाहिए कि जो सिटिंग एमपी हैं उन्होंने उनका मतलब पार्लियामेंट में एमपी के रूप में परफॉर्मेंस क्या था। एक वेबसाइट है, एक संस्था है PRSindia.org, इन्होंने ये बहुत अच्छा, ये बेसिकली लेजिस्लेटिव रिसर्च करते हैं, तो मैं इनको रेफर कर रहा हूँ। तो इन्होंने और इनके पास बहुत अच्छा डेटाबेस है। और इसके अलावा पार्लियामेंट की वेबसाइट में भी बहुत सारे आंकड़े हैं आप जो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर। इसमें इसके अनुसार अजय कुमार मंडल मैट्रिक नहीं पास की हैं, अंडर मैट्रिक है, 7 या 8 पढ़े हैं, तो पढ़े लिखे नहीं हैं वो। इनका एवरेज अटेंडेंस लोकसभा में बहुत खराब रहा, मतलब मात्र 34% उपस्थिति इनके लिए, जो बहुत खराब माना जाता है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 80% के आसपास है। कुल 5 साल में ये 25 डिबेट में भाग लिए, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्होंने करीब 225 से ज्यादा प्रश्न पूछे। प्राइवेट मेंबर बिल 0 है। तो ये एक ओवरऑल उनकी स्थिति है। 25 डिबेट में जो भाग लिया है उसका रेफरेंस है पूरा, और तकरीबन 226 प्रश्न इन्होंने पूछे। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये दोनों कैंडिडेट के एफिडेविट के संबंध में। तो जैसा मैंने बताया कि श्री अजय कुमार मंडल जी के संबंध में इनके पास मूवेबल एसेट्स 86 लाख रुपए, 86 लाख है, मतलब राउंड फिगर में बता रहे हैं। इमूवेबल एसेट्स 36 लाख रुपए है, और इन पर लायबिलिटी करीब करीब 50 लाख के आसपास है। क्रिमिनल केसेस इनके पेंडिंग या कन्विक्शन नहीं है। इनके एफिडेविट के अनुसार जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको हमने शेयर कर दिया। ये वेबसाइट, ये एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसलिए आम वोटर्स को इस संबंध में जरूर देखना चाहिए। इनका बड़ा हम्बल बैकग्राउंड रहा था। लोग बताते हैं कि अभी राजनीति में आने से पहले वो छोटा मोटा कुछ काम करते थे, लेकिन अब ठीक ठाक संपत्ति भी इनकी बन गई है। अब वो वहाँ के जनता को इसका ये करना है कि जो सैलरी और बाकी चीज़ क्या करता है, इन्होंने अपने एफिडेविट में उल्लेख किया है इनकम का कि वो जो सैलरी मिलती है एमपीज की, और थोड़ा कुछ व्यवसाय है और सामाजिक सेवा वगैरह करते हैं। दूसरे जो कैंडिडेट इनके अगेंस्ट में खड़ा है वो श्री अजीत शर्मा जी हैं। सो वेरी वेल नोन कैंडिडेट अजीत शर्मा जी। अजीत शर्मा जी के भी एफिडेविट्स और उनके भी कुछ चीज हम यहाँ पर आपके सामने रख देते हैं। अजीत शर्मा जी कांग्रेस के बड़े नेता में से एक हैं। हालांकि टिकट देने में इस बार थोड़ी विलंब हुई। पहले इनकी पुत्री नेहा शर्मा जी को दिया जा रहा था, वो संभवतः फिल्मी दुनिया से कनेक्टेड है। अजीत शर्मा जी भागलपुर के ही रहने वाले हैं। इनकी एफिडेविट जो दी गई है उसके अनुसार ऐसे भी ये एक बड़े व्यवसायी के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 22-23 में 42 लाख, 21-22 में 37 लाख, 20-21 में 23 लाख, 19-20 में 48 लाख, 18-19 में 29 लाख रुपए। इनकी पत्नी का भी एफिडेविट में जो दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा 41 लाख, 44 लाख, 36 लाख, 37 लाख, 37 लाख, और HUF जो कर्ता फैमिली होता है उसमें भी ये सारे चीज दिए हैं। मतलब ये बहुत ही संपन्न परिवार से आता है। इनके संबंध में एक सूचना यह भी है, इन पर क्रिमिनल केसेस बहुत सारे पेंडिंग हैं। गांधी मैदान में एक केस हुआ था। एक केस इनका देवघर में इनका कन्विक्शन हो गया था। हालांकि वो कन्विक्शन फिर वहां एक्यूटल हो गया, लेकिन एक केस इन पर हुआ था जिसमें इनका कन्विक्शन हुआ था, जो इनका एफिडेविट बता रहा है
302 का मामला, मतलब हत्या के मामले में, लेकिन उसमें इनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हालांकि ये देवघर के डिस्ट्रिक्ट जज का ही ऑर्डर था, वो सेटिस्फाइड हो गया है। तो अभी केस की यही स्थिति है मोटे तौर पर। कुछ केसेस अभी भी इनके पेंडिंग चल रहे हैं। ये एक ओवरऑल जानकारी है इनके संबंध में। इनके इमूवेबल एसेट्स को अगर आप देखेंगे तो यह 3 करोड़, 3.5 करोड़, पत्नी का भी लगभग 2.5 करोड़। इमूवेबल एसेट्स भी इनका मतलब अच्छे पैसे के दृष्टिकोण से, संपन्नता के दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त है। 22 करोड़ इमूवेबल एसेट इनकी पत्नी का, लगभग 3.5 करोड़। और इन पर जो लायबिलिटी है, इनकी देनदारी है, वह भी मोटे तौर पर उसी हिसाब से है। मार्केट वैल्यू वगैरह सब दिया हुआ है। इनका एक महत्वपूर्ण होटल भी वहां चलता है जो इसमें इन्होंने मेंशन किया है। तो इनकी लायबिलिटी लगभग 3 करोड़ 95 लाख रुपया इनकी पत्नी के का 61 लाख रुपया लायबिलिटीज है। ये सब एफिडेविट एक आम आदमी को जरूर देखना चाहिए। होटल वैभव एक महत्वपूर्ण होटल है भागलपुर का, इनका अपना होटल है। इसके अलावा सिटी विंग सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड के से है। और इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई भागलपुर से की है। जैसा मैंने बताया था, अजीत शर्मा जी का और अजय मंडल जी, वह मैट्रिक फेल है, मैट्रिक पास उन्होंने नहीं किया है। तो ये एक ओवरऑल जानकारी है भागलपुर के संबंध। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भागलपुर इस राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। ब्रिटिश पीरियड में यह जिला बना था और इसका फैलाव मुख्य तौर पर गंगा के किनारे बसा हुआ है। एक छोर इनका झारखंड से मिलता है, ललमटिया, साहेबगंज, गोड्डा, ये सारे जो जिले हैं यह भागलपुर की सीमा से मिलता है। इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा के उस पार कहलगांव में एनटीपीसी का प्लांट है, तो वहाँ से पावर जनरेशन होता है, इसलिए कहलगांव इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एक पुराना माने ऐतिहासिक जगह है। भागलपुर में अपनी एक यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो उस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जिला है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इश्यूज क्या क्या है। आपको बताते चलें कि इस जिले में कई पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगे, कुछ पर कार्रवाई भी हुई। कोयला का और गिट्टी पत्थर का अवैध रूप से वहां से, झारखंड से भागलपुर के रास्ते एक बहुत बड़ी मात्रा में, आप उसको स्मगलिंग कह लें या अवैध ढुलाई कह लें, जो कह लें, वो होता रहा है। बालू का भी जबरदस्त कारोबार है और बालू के कारोबार में बहुत सारे अधिकारी, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, उस पर कुछ कार्रवाई चल रही है, कुछ की कार्रवाई संभावित है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के जो राजनीतिक दल के जो लोग नेता हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से उन पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें इन्वॉल्व रहे। विक्रमशिला सेतु बना हुआ है गंगा पर, जो भागलपुर को नवगछिया से जोड़ता है, जिसके कारण भागलपुर की दूरी नवगछिया से पूर्णिया, कटिहार वगैरह से बहुत कम हो गई है। सुल्तानगंज एक महत्वपूर्ण जगह है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। यद्यपि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बांका में पड़ता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत महत्वपूर्ण है वो जगह। वहाँ पर अगवानी पर्वतता पर एक ब्रिज बन रहा था 2 बार, वो जिसके बारे में आप लोगों ने न्यूज भी सुना। सिंगला एंड कंपनी उस ब्रिज को बना रही थी। 2 बार वो ब्रिज गंगा नदी में समा गया। सुल्तानगंज एक और चीज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सावन के महीने में गंगा से लोग जल उठाकर उसी रास्ते देवघर जाते हैं, इसलिए उसका एक धार्मिक महत्व भी है, व्यापारिक महत्व भी है। शहर का फैलाव विगत 10 वर्ष में बहुत हुआ है। हवाई अड्डा बनाने की मांग लगातार होती रही है। वहाँ के कुछ लोकल लोगों से जब हम लोगों ने बात की तो उन लोगों का कहना था कि यहाँ के पॉलिटिशियन ही उसको, हवाई अड्डा को ऑपरेशनल नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लीडर हैं, जैसे एमएलए वगैरह भी रहे, सुनी चौबे जो बक्सर से एमपी हुए,
उनका भी गृह जिला रहा है। यहाँ से अगर आप बात करें इसमें चुनाव की, तो यह जिला बड़ा महत्वपूर्ण है। भागवत झाजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से 4 बार से अधिक रहे हैं, मतलब 62 में, 67 में, 71 में और 80 और 84। ये भागवत झाजाद वहां से एमपी हुआ करते थे। चुनचुन प्रसाद यादव, उसमें जनता दल हुआ करता था विभाजन के पूर्व, जब विभाजन हुआ तो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी बना। तो 89, 91 और 96 में चुनचुन प्रसाद यादव वहां एमपी हुए। एक बार यह कम्युनिस्ट से यहाँ सुबोध राय, जो बाद में सुल्तानगंज से भी एमएलए हुए। सुशील मोदी जी भी यहाँ से एक बार 2004 में एमपी रहे। 2006 और 9 इसमें सैयद शाहनवाज हुसैन जिनकी चर्चा की, वो बीजेपी से हुए। और 14 में बुलो मंडल और 19 में अजय कुमार मंडल। तो ये मोटे तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्फ़िगरेशन है। भागलपुर में कुछ औद्योगिक इकाइयां भी हैं और ये भागलपुर का खास करके नाथनगर का इलाका सिल्क के लिए जाना जाता है। भागलपुरी सिल्क और तसर के चादर वगैरह के लिए जाना जाता है। हालांकि मॉडर्नाइजेशन नहीं होने की वजह से उसका बहुत वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नहीं हो सका। मुख्य रूप से वहाँ पर अल्पसंख्यक मुस्लिम की आबादी बहुत ज़्यादा है और सामान्यतः वही लोग इसमें इस कारोबार में इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी होने की वजह से एंसिलियरी कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वहाँ लगी है। शहर बड़ा वाइब्रेंट है और बिजनेस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चूंकि रिंग रोड वहां से बन गया है, इसलिए रिंग रोड के आसपास भागलपुर क्षेत्र का फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में भागलपुर एक महत्वपूर्ण जिला इस राज्य का होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और अगर एयरपोर्ट बन गया, हालांकि एक सर्वे हुआ था उसमें बताया गया कि वो कमर्शियली या टेक्निकली वायबल नहीं है। बहरहाल यही स्थिति है। यहाँ भी इशू मतलब बड़ा विचित्र है। अजय मंडल जी के बारे में शुरू में चर्चा ये हो रही थी, कई मीडिया में भी छपा कि इस बार संभवतः जनता दल यूनाइटेड ने जो इंटरनल सर्वे किया उस हिसाब से उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, और आपने देखा भी, तो शायद इनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन इनकी एक खासियत लोगों ने बताई कि यह कुछ काम कर सके या नहीं कर सके, जितना कर सके, लेकिन ये उपलब्ध रहते हैं, हमेशा लोगों के बीच उपलब्ध रहते हैं। तो उस नाते इनकी स्वीकार्यता, और चूंकि कास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि इनको लोग स्वीकार कर लेता है। जो इंडिया गठबंधन से कैंडिडेट को खड़ा किया जाना था, वहां अप्रत्याशित रूप से कंफ्यूजन क्रिएट रहा। अब वो कंफ्यूजन डेलिबरेटली क्रिएट रहा या हो गया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब पहली बार लगा कि आरजेडी वहां से चुनाव लड़ेगी, तो बुलो मंडल का कोई एक्टिविटी नहीं रहा वहां, उन्होंने कोई उसमें नहीं किया, तो अंततः गतवा हुआ कि उनको टिकट वहां से नहीं मिलेगा। फिर हुआ कि नेहा शर्मा चुनाव लड़ेंगे, तो नेहा शर्मा का भी नहीं हुआ, और अंततः गतवा अजीत शर्मा ने वहां से उसको डिसाइड किया गया कि ये चुनाव लड़ेंगे और उनका नामांकन होगा। तो इस तरीके से पहला इशू तो ये है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन वहां जितना स्ट्रांगली चुनाव लड़ सकता था, अगर पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया होता और बहुत वोसिफरसली कैंपेन हुआ होता, तो शायद स्थिति बदल सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसके फेवर में है किसके फेवर में, लेकिन वो दिखता नहीं। हालांकि अब कैंपेन बहुत तेज पकड़ लिया है, और अजीत शर्मा जी अगड़ी जाति से आते हैं, संख्या के हिसाब से वहां पर बहुत बड़ी आबादी नहीं है। हाँ, इनको भरोसा एक चीज पर है, जैसा मैंने बताया था कि एक खबर चली थी, वो अनसब्सटैंशिएटेड खबर है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक खबर चली थी कि मुस्लिम आबादी पूरे देश में, एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर से भी मेरी बात हुई थी इसमें, और कुछ पॉलिटिकल लोग भी बता रहे हैं कि एक नेशनल लेवल पर और एक दो बैठक देश के बाहर भी हुआ, जिसमें एक मोटे तौर पर सहमति मुस्लिम समाज कम्युनिटी में बना कि हम लोग जो वोट इधर उधर दे देते हैं तो वो बिखर जाता है और वो फिर बीजेपी या एनडीए की जीत हो जाती है। तो कदाचित इस बार उन लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, जो हो जाए हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या जिसकी विनेबिलिटी रहेगी वहां।
उस नाते अजीत शर्मा के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि अगर मुस्लिम और फिर अगर इंडिया गठबंधन का जो परंपरागत वोट है, यादवों की अच्छी खासी आबादी है, वो अगर मिलता है तो बाकी चीजें ठीक है। अजीत शर्मा जी का क्षेत्र में ठीक ठाक काम रहा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और क्षेत्र में इनकी उपस्थिति भी रही है, विधायक के रूप में भी लगातार मुखर रहे हैं, बात उठाते रहे हैं। लेकिन जो एनडीए के पक्ष में 4 महत्वपूर्ण जाता है वो ये, पहला मुख्यमंत्री जी का नैरेटिव सेट करना कि हम लोगों ने ये काम किया है, कुछ काम भी हुए हैं, उसको गिनाना। दूसरा, बीजेपी का जो जिसको हम लोग बोलते हैं वोट का पोलराइजेशन और हिंदू नेशनलिज्म, राम मंदिर का मुद्दा। ये आपको बताते चले कि भागलपुर कम्युनली बड़ा सेंसिटिव जिला रहा है। मुझको अगर स्मरण हो तो इतना बड़ा दंगा हुआ था 80 के दशक में वहाँ, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो कम्युनली बड़ा सेंसिटिव, कई बार वहाँ दंगा हुआ और बड़ा सेंसिटिव। एक डीएसपी को वहाँ बहुत पहले, मुझको लगता है 80-85 की घटना होगी, उसको जीप में बांध करके जला दिया गया था। अगर ये मतलब मुस्लिम का पोलराइजेशन होता है कांग्रेस की तरफ और बहुत एग्रेसिव वोटिंग होती है तो वो एक अलग मुद्दा है, बट एनडीए के पक्ष में भी वो फिर पोलराइज होगा। तो एनडीए को, अजय कुमार मंडल जी को अपना उपलब्धि गिनाने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मुख्यमंत्री जी का काम का सहारा और मोदी जी की गारंटी का सहारा, ये 2 सहारा इनके पास है। वहीं अजीत शर्मा जी के पास भी वही फ्लैंक है, राष्ट्रीय लेवल पर कि बहुत महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, वादा झूठ मूठ का किया गया, कोई मेजर काम नहीं हुआ। तो यही सारी बातें उनके लेवल पर ये कर सकते हैं। मोटे तौर पर वहाँ चुनाव में अभी अंडर करेंट कुछ चल रहा है, चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हुई, इसलिए कि दूसरे फेज का चुनाव है 26 को। हम लोगों ने जो अपने स्रोत से और अपने लेवल पर जो सर्वेक्षण किए हैं, वह सर्वेक्षण बहुत ही अंडर करेंट की ओर इशारा कर रहा है। कोई बड़े नेता का अभी वहाँ पर कैंपेनिंग नहीं शुरू हुआ है। स्वाभाविक रूप से जब फर्स्ट फेज का खत्म हो जाएगा तो शायद सेकेंड फेज का चुनाव का कैंपेनिंग स्टार्ट होगा। स्वाभाविक रूप से इंडिया अलायंस की तरफ से तेजस्वी जी का कैंपेनिंग होगा। राहुल गांधी का अभी तक का कार्यक्रम का पता नहीं है, अगर वो जाते हैं तो एक बात होती है। और फिर इधर से मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री या गृह सचिव, गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो सकता है। तो अभी ऑन द होल अंडर करेंट है। इश्यूज वहाँ भी वही हैं, लोकल इश्यूज में कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं उठता है। गाहे बगाहे एनटीपीसी की बात होती है, गाहे बगाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात होती है। बीच में बहुत बार मुद्दा उठता था कि हाई कोर्ट का एक बेंच बना दिया जाए, तो वो एक रेटरिक है, उससे ज़्यादा कोई ठोस बात है नहीं। तो लब्बो लबाब यही है कि अभी हम लोग कुछ दिन और इंतजार करना होगा ताकि चीज़ें प्रेसिपिटेट करेगी। लेकिन मैं इतना जरूर अभी कह सकता हूं कि अगर इंडिया अलायंस ने वहां बहुत थोड़ा और पहले एग्रेसिवली कैंडिडेट्स को पिच करता और वहां पर इंडिया अलायंस का एग्रेसिव कैंपेनिंग स्टार्ट होता तो चीज़ें थोड़ी और बेहतर नजर आ सकती थी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए।